नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। साथियों, एनसीईआरटी साइंस बेस जो हमने स्टार्ट किया था, उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। किसका? ये देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस का, जिसमें से एक आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में इसको पाचन तंत्र कहते हैं। पूरा साथियों मैं आपको अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। यकीन मानिए, इससे प्रश्न आपका हमेशा आता ही आता है। यकीन नहीं मानिए, जितना भी सिलेबस में मैं आपको करा रहा हूँ, सबसे प्रश्न आपका आएगा। बस आपका थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, तो इससे प्रश्न आपका एक भी नहीं छूटेगा। जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि प्रश्न आपका एनसीईआरटी से ही आता है, तो आप लोग क्या कर दीजिए, अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी का तो अच्छी बात है। जैसे मैं मान चलिए कि किसी चैप्टर में मैं आपका किसी वीडियो में मैं बुक आपको नहीं देख पाता हूँ, बुक में नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो बुक नहीं पढ़ा पाता तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि बुक वाला कंटेंट इसमें नहीं है। मैं पूरा साथियों बुक से ही आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, वही साथियों मैं आपको नोट्स भी देता हूँ, समझ गए ना। और नोट्स आपको कहाँ मिलता है? टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, साइंस बाय राजकुमार। जैसे ये आपका क्लास चल रहा है तो इसमें भी आपको नोट्स दूंगा। कहाँ दूंगा? साइंस बाय राजकुमार टेलीग्राम पर दूंगा, ठीक है ना। तो उसको ज्वाइन करना। लेकिन नोट्स आपका तभी फायदेमंद होगा जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो पूरा साथियों हमारा जो क्लास रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा आपका ग्रुप डी एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस हम आपको जरूर खत्म कर देंगे। 1-2 दिन वीडियो में लेट हो जाता है तो अलग बात है ना। तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम, ठीक है। पोषण तक तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था, ठीक है ना। हालांकि पाचन तंत्र वाला मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी उसमें मैंने आपको नोट्स वगैरह से नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको नोट्स वगैरह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर जो यूट्यूबर हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई एनसीईआरटी बुक डायरेक्ट नहीं पढ़ाता, क्योंकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। इसलिए जिसमें बच्चे पढ़े उसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं नोट्स वाले में, तो चलो भाई, जो जिस चीज़ में आप खुश हो उसी चीज़ में मैं आपको करता हूँ। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, जो पूरा रहता है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, ठीक है ना। तो जैसे आप पढ़े वैसे ही मैं आपको पढ़ाने वाला, चिंता आपको करने की बात बिल्कुल नहीं है। और अगर आपकी इच्छा है तो पूरा क्लास देखने के बाद एनसीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, पूरा क्लास देखने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, खुद से अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो खैर चलिए, यहाँ तक तो आपका क्लास अच्छे से हो गया था, ठीक है ना। आहार नाल से देखते हैं साथियों। आहार नाल क्या होता है? पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था कि आहार नाल साथियों क्या होता है। यह मुंह से गुदा तक विकसित एक नली है। ये पूर्ण डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, तो उसी से हमने लिया है, समझ गए। चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। अब आहार नाल के देखिए, आहार मतलब क्या हुआ? भोजन, और नाल मतलब नली, यानी कि भोजन को गति करने के लिए जो नली चाहिए हमारे शरीर में, उससे कहेंगे आहार नाल। अब आहार नाल के कौन कौन से अंग होते हैं, यानी कि भोजन हमारा कहाँ कहाँ से गुजरता है। सबसे पहले भोजन कहाँ में रखेंगे? तो बोलेंगे सर मुंह में रखेंगे, और लास्ट तक जाता है वो गुदा द्वार तक, ठीक है ना। पहले हो गया आपका मुंह, हो गया ग्रास नली, हो गया आमाशय, हो गया छोटी आंत, हो गया बड़ी आंत एवं गुदा द्वार। ये सारे आहार नाल के क्या अंग है? तो वो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से आहार नाल के अंग नहीं है। तो जिनको पता होगा भाई वो अच्छे से कर सकता है, ठीक है ना। मैं इसको एक बार दिखाना चाहता हूँ, आहार नाल का एक बार फिर से चित्र में आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे आप इस चित्र में देखिए, भोजन देखिए, भोजन पहले मुंह में जा रहा है, फिर शुरू से देखिएगा, शुरू से देखिएगा, भोजन मुंह में गया 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 गया, देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है आप नोटिस करिएगा ध्यान से, ठीक है ना। कहाँ कहाँ जा रहा है आप उसको नोटिस करिएगा। तो जहाँ जहाँ से गुजर रहा है ना साथी, वही आपका क्या है? वही आपका आहार नाल है। तो मैं आपको फिर से एक बार शुरू से दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, भोजन आपका ये मुंह में गया गया, ये इस पाइप को बोलेंगे भोजन नली का, ग्रास नली। और उसके बाद सीधे जाता है इस आमाशय यानी पेट में। अब पेट के बाद सीधे जाता है, जो हल्का दिख रहा है आपको लाल वाला, इसको बोलेंगे छोटी आंत। छोटी आंत के बाद फिर भोजन जाता है हमारा बड़ी आंत में, जो मोटा पाइप दिख रहा है। और फिर जो बेकार पदार्थ होता है, जो भोजन नहीं पचता है, वो हमारा मलाशय के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ये गुदा द्वार, समझ गए ना। तो जो जो जहाँ जहाँ से देखिए भोजन गुजर रहा वो सारा आपका आहार नाल है। बात क्लियर है? तो ये आहार नाल के क्या साथियों अंग है। और तो आपको ध्यान रखना है आहार नाल के अंग। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि आहार नाल में जो सबसे पहला अंग है कौन सा साथियों? मुंह है। तो मुंह साथियों जो है, मुंह के बारे में जो प्रश्न आएगा उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। यानी कि मुंह से बोले तो मुख गुहा बोलेंगे, सर मुंह लिखा है यहाँ मुख गुहा लिखा है, इसको इंग्लिश में साथियों बोलेंगे माउथ कैविटी। क्या बोलेंगे? माउथ कैविटी बोलेंगे, माउथ कैविटी बोलेंगे, या इसको बकल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी भी बोलते हैं। कैविटी माने गुहा, बोलेंगे सर गुहा माने क्या होता है? तो गुहा माना होता है कि क्या बोल सकते हैं, खाली स्थान बोल सकते हैं। गुहा मतलब क्या था? खाली स्थान। तो बताइए, मुंह में आपका खाली स्थान नहीं है? मुंह में आप पूरा चारों उंगली घुसा सकते हैं, बिल्कुल घुसा सकते हैं, क्योंकि मुंह में खाली जगह है। तो मुंह, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? मुख गुहा बोल रहे हैं, ठीक है ना। मुख गुहा या सिंपल मुख भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें ये बताइए कि मुंह में क्या क्या आपके है? तो बोलेंगे सर मुंह में दो ही चीज़ है, एक तो हमारा दांत है, एक जीभ है, यही दो चीज़ है ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है।
तो दो ही चीज़ हमारा, एक दांत है, एक और आपका जीभ है। समझ गए ना। अच्छा, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि हो सकता है कि मैं बहुत पॉइंट ऐसा हूँ जो कि इसमें नहीं लिखा हूँ, जो कि मैं उसको बोलूँगा। समझ गए ना बात को, तो ये बात ध्यान रखना। तो कुछ पॉइंट ऐसा है वो उसको मैं बोलूँगा, उसको नोट करते जाना, एक्स्ट्रा पॉइंट, बाकी तो PDF में हैवी क्या सब, ठीक है ना। तो दांत साथियों, अब पहले हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। अच्छा, ये बताइए, मुंह में जो भोजन लेंगे तो मुंह में जैसे रोटी खा लिए, चावल खा लिए, तो भोजन को टुकड़ा टुकड़ा कौन करेगा? तो बोलेंगे सर दांत ही करेगा। और उसके बाद जीभ क्या करेगा? जब दांत टुकड़ा टुकड़ा कर देगा तो वो जीभ क्या करेगा? उसमें क्या करेगा? जीभ कर देगा साथियों, उसमें मिला देगा, वो लार मिला देगा। दांत साथियों यहाँ पर जो है यांत्रिक कार्य करता है। क्या करता है? यांत्रिक कार्य, यानी कि मैकेनिकल वर्क करता है। मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या हुआ? सिंपल, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। भाई कोई भी भोजन खा रहे हैं, दांत, चावल, पूड़ी, सब्जी जो भी खा रहे हैं, सबको दांत से चबा चबा कर क्या करते हैं? उसको टुकड़ों टुकड़ों में कर देते हैं। तो मैकेनिकल कार्य, यांत्रिक कार्य हो गया। जीभ क्या करता है? ये आपका करता है केमिकल कार्य करता है। ये क्या करता है? केमिकल कार्य करता है। केमिकल कार्य कैसे करता है? कुछ ये एंजाइम वगैरह मिलाकर क्या करता है? एंजाइम वगैरह मिलाकर करता है। आपको पता होना चाहिए जीभ से कौन सा लार, जीभ से क्या निकलता है? तो बोलेंगे सर जीभ तो एक पेशी अंग होता है, इसमें तो हड्डी उड्डी होता है ना। तो जीभ साथियों होता है, इसमें आपका लार निकलता है। जीभ से क्या निकलता है? लार निकलता है। और लार से निकलता है एंजाइम। लार से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। अब कौन कौन सा एंजाइम निकलता है उसको भी देखेंगे, तो चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दांत आपका जो है, इससे प्रश्न आएंगे कि दांत आपका कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, जो वयस्क होते हैं, यानी कि जो बड़े, जैसे आप लोग हो गए, हम लोग हो गए, तो हम लोग बड़े हो गए, है ना। जो 18 साल तक हो गया तो उसको एडल्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो वयस्क में कितना दांत होता है? 32 दांत होता है। और इसको हम अस्थाई दांत भी बोल सकते हैं। अगर पूछ ले कि अस्थाई दांत की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 32, क्योंकि ये अस्थाई आपका परमानेंट हो चुका है। क्या हो चुका है? परमानेंट आपका दांत हो चुका है। अस्थाई कितने हैं? 32 है। या वयस्क में बोलेगा, वयस्क में दांतों की संख्या या अस्थाई दांतों की संख्या तो 32 होगी, ठीक है ना। अगर बच्चों में पूछ लेगा तो बच्चों में होगा 20। और बच्चों वाले दांत को दूध वाले दांत भी कहते हैं। तो अगर पूछ ले कि दूध वाले दांत की संख्या कितनी होती है, तो 20। या इसको हम बोलेंगे अस्थाई दांत। क्या बोलेंगे? अस्थाई दांत। मतलब ये अस्थाई नहीं, अभी ये टूट कर फिर ये नया आएंगे। तो अस्थाई दांत पूछ लेगा, या बोल देगा वयस्क में दांतों की संख्या तो 32, या बोल देगा अस्थाई दांत या दूध वाला दांत या शिशु में दांत तो 20 होगा। बात क्लियर है? चलिए, अब सूत्र पूछता है कि दंत सूत्र के बारे में बताइए। कि दंत सूत्र पूछ लेता है कि वयस्कों में, यानी हम लोग में दांत का सूत्र क्या है ना। तो ये क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा, 21, 23, 21, 23 ऊपर और 21, 23 नीचे, और दोनों को गुना कर देना है 2 से। दोनों गुना क्या कर देना है? 2 से कर देना। साथियों हमारे मुंह में क्या होता है? ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, 2 जबड़ा होता है ना, ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा। तो ऊपर होगा इतना, ऊपर नीचे होगा इतना। अब देखिए ये बोलेंगे सर 21, 23 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए गुना करिए, 2 से गुना करिए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6। नहीं समझ में आया ना? फिर से मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए टोटल मिला के ये 32 पुराना है। क्या करना है इसको? 32 से पुराना है ना भाई? अरे बोलिए पुराना है ना? पूरा जाके देखिए, ऊपर को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। जोड़िए तो कितना होता है? 4 2 6, 4 10 6 16, 16 ऊपर और 16 नीचे, 32 नहीं हुआ? तो ये आपका क्या हो गया? 32 हो गया। अब इस 32 में से कौन कौन सा, कितनी संख्या किसकी है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृंतक जो साथियों होता है, कृंतक, ये कृंतक जो आगे वाला दांत आपका होता है ना, आगे वाला दांत होता है कि नहीं होता है आपका? बिल्कुल होता है। तो आगे वाला दांत साथियों होता है जिससे हम काटते हैं। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है, जब दांत आएगा, बच्चा का पहला दांत आएगा तो कृंतक ही आता है। इस बात को होता है, मतलब जो आगे में आपका दांत दिख रहा है ना, वो आपका कृंतक दांत है, जो कि काटने में काम आता है। तो ये आपका, इसको इंग्लिश में इंसाइजर बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसकी संख्या कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 8। कैसे सर? 2 दूनी 4 ऊपर और 2 दूनी 4 नीचे, तो 4 4 कितना हो गया? 8। तो 8 आपका कृंतक हो गया। ये क्या करता है? काटने का कार्य करता है। पूछ लेगा कि कृंतक का कार्य क्या है, तो ये काटने का कार्य करता है। अब बात करते हैं रदनक, इसको बोलेंगे केनायन। इसकी संख्या 4 होती है। ये क्या करता है? फाड़ने का कार्य करता है। अब जो 2 को दांत वाला है ना, उसके साइड में देखिएगा, जिससे क्या करता है, कोई भी चीज़ को, जैसे आप अमरूद खाएं हैं कभी गाँव में, एकदम जो अमरूद पका नहीं होता, बहुत हड्डा टाइप का होता है, हड्डी टाइप का कठोर होता है, उसको खाए होंगे तो एकदम आप आगे वाले दांत से नहीं काट सकते हैं। आगे वाले दांत से काट सकते हैं नहीं, आप जो साइड वाला दांत है ना आपका वो काटने का कार्य करता है, चीरने फाड़ने का। जो शेर का जो दांत निकल रहता है, देखते हैं वो जो 2 दांत निकल रहता है, शेर का जो 2 दांत बाहर आता है, वो आपका कृंतक ही होता है, तो रदनक ही होता है, फाड़ने का कार्य करता है। तब ना देखते हैं कि शेर क्या करता है, जंगल में हिरन उरन को कच्चे, उसको फाड़ के कच्चे मांस के रूप में खा लेता है। कौन? आपका बाघ वगैरह का जो 2 दांत निकला रहता है वो रदनक होता है। समझ गए ना? तो ये फाड़ने का कार्य करता है। इनकी संख्या 4 होती है, क्योंकि देखिए
एक ऊपर, एक गुना दो और दो एकम दो, दो दूनी चार। उसी तरह अग्र चवर्णक है, ये क्या चबाने का कार्य करता है और पीसने का कार्य करता है। तो इसकी संख्या 8, चवर्णक की संख्या 12, चवर्णक की संख्या 12। बस सिंपल सिंपल इसमें क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, ठीक है ना। तो आपका टोटल जोड़िए 8 4 12, 8 20 12 32। तो ये टोटल दांत साथियों आपको चवर्णक के कार्य भी वही होते हैं, चबाने के और इसको लार में मिलाने के। समझ गए ना बात को। तो इस तरह से ये आपका ये किस में दांत हो गया, ये आपका हो गया किस में, वयस्कों में। अब बात कर लेते हैं सेम यही दांत। अब दांत तो सब यही होगा, यही दांत बच्चों में भी होगा ना, ऐसा थोड़ी कृंतक बदले जाओ कुछ भिन्नतक आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, वही दांत होगा। बस यहाँ पर इसका सूत्र क्या है, बच्चों में दांत का सूत्र क्या है, तो बच्चों में होता है 2102/2102। बच्चों में क्या होता साथियों, बच्चों में होता है 2102/2102। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसको करेंगे 4 सॉरी 2 दिन 4 दिन 8 हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 और देखिए ये 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 दिन 4 8। तो कितना हुआ 8 4 12, 12 8 20। ये 0 जो बच गया, 0 कौन है, ये बीच वाला कौन था, ये बीच वाला था आपका अग्र चवर्णक। तो अग्र चवर्णक बच्चा में हो भी नहीं करता, देख लीजिए 0 है। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, बच्चों में भी यही दांत होगा। कृंतक कितना हो जाएगा बच्चा में, अगर पूछे बच्चा में कृंतक कितना होगा तो देख लीजिए ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होगा। तो कृंतक बच्चों में 8 होगा। रत्नक की बात करें तो रत्नक भी इसमें 4 होगा, लेकिन ये बीच वाला जो अग्र चवर्णक है, यहाँ पर अग्र चवर्णक बच्चा में हो भी नहीं करता। तो पूछता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो अग्र चवर्णक। समझ गए ना। और फिर चवर्णक संख्या 2 2 4, 4 हो गया और 4 दूनी 8, तो 8 8 4 12 8 20 होता है बच्चों में, गिना दिया हम आपको, ठीक है ना। अब तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि दांत का जो ऊपरी परत होता है इसको क्या कहते हैं, तो एनामल कहते हैं। कभी कभी इनेमल लिखा रहता है ना, इनेमल लिखा रहता है, तो एनामल ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है साथियों। इस बात को ध्यान, इस पॉइंट को लिख लो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है ना, वो हमारा दांत का ऊपरी परत होता है। इस बात को लिख लीजिए, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, एनामेल ही है। कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ क्या है आपका, एनामेल। इसको कॉपी में लिख लीजिए। और बहुत ज़्यादा कठोर होता है। और ये बना किसका होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। ये भी पूछ सकता है कि दांत का जो ऊपरी परत होता है वो किसका बना होता है, ये एनामेल का बना होता है। किसका बना होता है, एनामेल। अगर एनामेल कमजोर हो गया तो समझिए आपका दांत कमजोर हो गया। समझ गए ना बात को। चलिए अब देखते हैं हम लार ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, लार ग्रंथि। दांत तो हमने पूरा देख लिया साथियों। लार में पाए जाते हैं लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि, ग्रंथि में पाए जाते हैं एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम, ग्रंथि मतलब वही हो गया जो कुछ ना कुछ आपका पदार्थ निकाले, कुछ ना कुछ क्या करे, पदार्थ के रूप में क्या निकालेगा, या तो एंजाइम निकालेगा या तो हार्मोन निकालेगा, उसे हम ग्रंथि कहेंगे। समझ गए ना बात को। तो लार ग्रंथियाँ देखते हैं। तो लार ग्रंथियाँ साथियों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार होती हैं, 3। अब बोलेगा लार ग्रंथियाँ पाई कहाँ जाती है, तो बोलेंगे सर लार में पाई जाती है। सिंपल बात है। तो ये कितनी होती है, 3। ये आपके 3 होती है, लेकिन जोड़े में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, जोड़े में। देखिए हमने यहाँ पर जोड़े में लिखा है। तो 3 को पाया जा रहा है, तो 3 दूनी टोटल 6 लार ग्रंथि हो गया कि नहीं हो गया। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। अब आपको पता रहेगा नहीं सर 1 2 3 यही होता है ना, तो ये जोड़ा में होता है, तो 3 दूनी 6 होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपका सबमेडिब्यूलर, दूसरा सबलिंगुअल और तीसरा है पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है ना। इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, बस आपको याद रहना चाहिए। सबमेडिब्यूलर जो है ये आपके साथियों जबड़े के नीचे होते हैं, या नीचे हटा देना। ये आपके क्या होते हैं, जबड़े के नीचे होते हैं। कौन, सबमेडिब्यूलर, जबड़े के नीचे पाए जाते हैं। ये भी एक लार ग्रंथि है। और सबलिंगुअल की बात करें, सबलिंगुअल, इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। बोलेगा कि सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है, तो सबलिंगुअल है, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं, ये जीभ के नीचे। सबलिंगुअल कहाँ पाए जाते हैं, जीभ के नीचे पाए जाते हैं। अब पैरोटिड की बात करें तो पैरोटिड साथियों जो है ये आपकी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, इसको नहीं लिखे है ना, ये आपके कान के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान के पास, इसको लिख लेना, ठीक है ना। तो ये आपके लार ग्रंथि के सिंपल क्वेश्चन आ गया कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी लार ग्रंथि क्या है, यही सब क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि लार ग्रंथियों में एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, उसको देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लार ग्रंथि में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक आपका टाइलिन हो गया, एक आपका क्या हो गया, टाइलिन। इसी को साथियों एमिलेस एंजाइम भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसको लिख लो। टाइलिन को क्या कहते हैं, एमिलेस या एमाइलेज भी लिखते हैं, एक नाम है। तो कहीं अगर दिख जाए टाइलिन के बदले ये, तो घबरा नहीं जाना है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इस पॉइंट। यही बोलते हैं ना कि कहीं कहीं पॉइंट हम नहीं लिखे रहते हैं, भूल जाते हैं, तो बाद में याद आता है पढ़ाते वक्त कि चलो इसके बारे में ये नहीं लिखे हैं, तो उसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना।
चलिए, तो टाइलिन और दूसरा कौन सा है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम है, क्या है, लाइसोसोम। ये दो प्रकार के हमारे एंजाइम पाए हैं लार में, एक टाइलिन एक लाइसोसोम। अब दोनों का कार्य क्या है, सिंपल यही प्रश्न पूछता है कि टाइलिन का कार्य क्या है, तो बस कुछ नहीं कार्य इसका है साथियों, जो चावल खाएं ना, चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप, स्टार्च। अब जैसे मुंह में चावल लिए तो चावल को दांत क्या कर दिया, तोड़ दिया, यानी कि दांत यांत्रिक कार्य कर दिया है। अब उस पर केमिकल कार्य यानी कि रासायनिक कार्य कौन करेगा, वो करेगा आपका लार करेगा, उसमें एंजाइम मिलाकर। तो ये क्या करता है, टाइलिन एंजाइम जैसे स्टार्च पर मिलाता है, तो स्टार्च तो थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, तो इसको क्या करना है, छोटा करना है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं भाई, डाइजेस्टिव का मतलब ही होता है, पाचन का मतलब ही होता है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, एंजाइम की मदद से ही पाचन कहलाता है, समझ गए ना। तो स्टार्च थोड़ा सा पोषक तत्व का बड़ा रूप है, तो इसको क्या करना है, पचाने के लिए छोटा छोटा करते जाना है, क्या करना है, छोटा छोटा करते जाना है, ठीक है ना। तो इसको टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। अब ये माल्टोज क्या हो गया, ये हो गया साथ में सरल रूप हो गया कार्बोहाइड्रेट का, सरल शर्करा मतलब भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, समझ गए ना। तो ये जो वर्ड है इस सबको देख के कन्फ्यूज नहीं होना, मैं आपको बोल देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, सर शर्करा क्या होता है, कभी स्टार्च बोल देते हैं, कभी कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, है ना। तो ये सारे, तो यहाँ पर आपको क्या है, सिंपल आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि टाइलिन का कार्य क्या है, तो सिंपल कार्य है स्टार्च को माल्टेज में तोड़ना। तो बोलेगा स्टार्च को माल्टेज में तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, तो टाइलिन एंजाइम करता है। यहाँ पर माल्टोज क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का ये क्या है, सरल रूप है, छोटा रूप है, स्टार्च थोड़ा सा बड़ा रूप है, समझ गए ना। अभी माल्टोज आगे और जाके टूटता है, टूटते पूरा यह जाके ग्लूकोज में टूट जाता है, तब उससे ऑक्सीजन मिल के तब ऊर्जा मिलता है, समझ के बात को। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब लाइसोसोम जो है इसका क्या कार्य है, इसका कार्य साथियों जैसे भोजन के साथ क्या करे, आप थोड़ा मोड़ा कीड़ा मकोड़ा खा ली तो उन सबको खत्म करने का कार्य करता है ये लाइसोसोम, यानी कि जीवाणुओं को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है, ये जीवाणुओं को ये नष्ट करता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम भोजन गरसिका के बारे में। अब देखिए मुंह के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने आपको क्या बताया, यहाँ मैंने बताया आपको कि मुंह के बाद क्या पढ़ेंगे, ग्रास नली, क्योंकि मुंह के बाद भोजन किस में जाता है, ग्रास नली के बाद। ग्रास नली के बाद जाएगा अमाशय यानी पेट में, पेट के बाद जाएगा छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में, उसके बाद गुदद्वार, आहार नल का, ये सारा अंग है। तो आप देखते हैं ग्रास नली में, ग्रास नली यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, ग्रास नली निकल जाइए। एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रास नली का एक और नाम क्या है, इसको भोजन नली भी बोलते हैं या भोजन गरसिका सब्जी का नाम है। इसको इंग्लिश में याद रखना, ईसोफेगस, डायरेक्ट ऐसे लिख देता है ईसोफेगस, इसको लिख लो डायरेक्ट। हालांकि ईसोफेगस इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश मुझे स्पेलिंग याद नहीं अच्छे से, गलती में क्यों लिखूंगा, इसलिए मैंने हिंदी ही लिख दिया, ठीक है ना। तो ईसोफेगस मैंने भोजन गरसिका या भोजन नलिका, ग्रास नली सब एक नाम है, जो मैंने बोला हूँ इसको लिख लो पॉइंट को, ठीक है। तो ईसोफेगस भी याद रखना, डायरेक्ट लिख देता है ईसोफेगस। तो साथियों ये आपका क्या होता है, जो आपका मुंह से जो अमाशय तक भोजन जाता है ना। अब देखिए सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, तो बोलेंगे सर सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, भोजन हमारा जाएगा मुंह में जाएगा, और फिर मुंह के बाद मुंह से कहाँ जाएगा सर, मुंह से जाएगा अमाशय में। तो मुंह से डायरेक्ट अमाशय में कूदक के नहीं ना चला जाएगा, तो अमाशय तक जाने के लिए एक नली होती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था चित्र में, उस नली को क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। तो ग्रास मुंह से अमाशय तक भोजन इसी के माध्यम से क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। एक बार फिर से चित्र दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए अच्छे से, जो यहाँ मुंह से, यहाँ साथियों मुंह भोजन रखे थे, यहाँ से भोजन गया यहाँ अमाशय तक आया। तो ये भोजन आया, देखिए गति करके आया ना, अरे भोजन मुंह से अमाशय तक आ रहा है, गति करके आ रहा है। तो इस गति का नाम क्या है, क्रमाकुंचन गति, ये आपको ध्यान रखना, क्रमाकुंचन गति, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। बस यही सिंपल ये कहा रहा था, ठीक है ना। और फिर अमाशय, ग्रास नली के बाद क्या पढ़ेंगे, अमाशय। फिर अमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में, समझ के बात को ना। तो वही यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। तो गरसिका समझ लीजिए, सिंपल बात है गरसिका, और कुछ इसका ज़्यादा काम नहीं है। ये क्रमाकुंचन गति ध्यान रखना कि भोजन किस गति द्वारा आगे बढ़ती जाती है, तो क्रमाकुंचन गति, ठीक है। अब पढ़ते हैं अमाशय के बारे में। किसके बारे में पढ़ते साथियों, अब हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। साथियों अमाशय की बात करें साथियों, तो अमाशय आपका क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया ना, अभी दिखाया कि नहीं मैंने आपको, तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि चित्र से ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ आप देखिए अच्छे से, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये जो चित्र आपको दिख रहा है कि नहीं, ये चित्र बोलेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है, ये चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है, बोलेंगे सर ये आपका साथियों क्या, यही आपका अमाशय है। कुछ पॉइंट बोलूँगा जो कि मैंने नोट में नहीं लिखा, इसको लिखना है यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं अमाशय या पेट, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। साथियों अगर हम बात करें, अगर इसके बारे में क्या पूछता है लिख लीजिए, अमाशय के बारे में साथियों पूछता है, यह साथियों आहार नाल का जो है ना, आहार नाल का, इस पॉइंट को लिख लेना,
अमाशय आहार नाल का, अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। सबसे चौड़ा जो होता है ना आहार नाल का भाग, चूंकि आहार नाल का ही भाग है इसीलिए तो बोल रहे हैं आहार नाल। तो अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है? सबसे चौड़ा भाग है। इसको मेरे भाई जल्दी से लिख लो, क्या कर लो, इसको जल्दी से लिख लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। और साथियों इसके क्या होते हैं साथियों, इसके आपके होते हैं 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट साथियों होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अमावस्या कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट का मैं साथियों यहाँ पर नाम लिखता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना साथियों, इसको बोल देंगे फंडस, यानी कि अमावस्या का जो ऊपरी वाला पार्ट है इसको बोलेंगे फंडस। क्या बोलेंगे? फंडस बोलेंगे। और साथियों बिटवीन वाला जो पार्ट है, बिटवीन वाला पार्ट बीच वाला है, इसको बोलेंगे साथियों कार्डियक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्डियक बोलेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखना। और जो ये जो पॉइंट यहाँ आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये जो पॉइंट यहाँ पर, ये जो नली आपको दिख रहा है जो कि छोटी आंत से जुड़ने वाला है, इसको बोलेंगे साथियों पाइलोडिक। क्या बोलेंगे? पाइलोडिक बोलेंगे। पाइलोडिक बोलेंगे। पूछता है कि अमाशय का वह कौन सा पार्ट है जो कि छोटी आंत से जुड़ा रहता है, तो पाइलोडिक होता है। इस तीन पॉइंट को आप जल्दी से लिख लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। जल्दी से आप इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। बाकी इसमें एंजाइम वगैरह भी पाए जाते हैं, उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। और अगर इसके बारे में हम बात करें आपको, तो साथियों होता क्या है कि जैसे भोजन, ये आपका क्या है, तो बोलेंगे सर ये तो अभी तुरंत पढ़ाए हैं, ये आपका वही चीज़ है। क्या है? ये आपका वही चीज़ है, ये आपका ग्रास नली, अभी तो पढ़ाए थे। यहाँ ऊपर मुंह था, मुंह से भोजन इसमें सरसरेले गति करते हुए, क्रमाकंचन गति करते हुए अमाशय में आया था, ये पेट में आया था, तो इसको तो ये ग्रास नली हो गया, ग्रास नली आपका हो गया। तो मैं क्या आपको बोलने वाला था कि साथियों जो भोजन जो ग्रास नली से आया, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया नहीं, कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि भोजन जैसे मुंह में जाता है ना, तो मुंह में लार वगैरह, दांत वगैरह से उसका क्या होता है, विघटन होता है, यानी विघटन ही होता है ना, टूटता है, तो उसको साथियों बोलस बोलते हैं। तो अब साथियों जो भोजन जो आ रहा है हमारा, उसको भोजन नहीं बोलेंगे बल्कि बोलस बोलेंगे। तो लिख लेना, भोजन में जैसे लार बन गया, यानी कि मुंह में जैसे भोजन रख लिए तो उसमें लार मिल जाता है, लार और दांत क्रिया करते हैं मिलकर, है ना, मैकेनिकल और केमिकल कार्य करते हैं, उससे क्या बन जाता है, उसको बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। तो अब उसको भोजन नहीं बोलना है, अब उसको बोलस बोलना है। तो वो जो गति करके बोलस आएगा, कहाँ आएगा? अमाशय में आएगा, तो यानी पेट में आएगा। तो पेट में साथियों क्या है, यहाँ पर अब कुछ समय के लिए भोजन रहेगा, कुछ समय के लिए साथियों यहाँ क्या भोजन रहेगा। अब यहाँ जब पेट में जब रहेगा ना कुछ समय तक भोजन, पेट से तुरंत ही छोटी आंत में नहीं चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। पेट से तुरंत ही छोटी आंत में नहीं चला जाएगा। क्या मुंह से तुरंत पेट में आ गया भोजन, मुंह में पहले रखे भाई, दांत भोजन को चबाए, लार मिला, तब ना भोजन हम निगले मतलब अंदर गया, इसके नीचे, इससे नीचे गया अमाशय तक। तो उसी तरह है कि अमाशय में भोजन जो है तुरंत यहाँ से नहीं जाता है। अमाशय में जो कुछ क्रिया होता है, कुछ क्रिया नहीं बहुत क्रिया होता है। अमाशय में साथियों एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? HCl एसिड। ये HCl वाला पॉइंट हम लिखे हैं। अमाशय में क्या पाया जाता है? HCl एसिड पाया जाता है और एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि जो भोजन आया है अमाशय में, इसको क्या किया जाता है और सरल किया जाता है, अम्लीय माध्यम तैयार किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है? अमाशय बोलस को अम्लीय माध्यम तैयार किया जाता है। तो कुछ देर तक जो यहाँ रहता है ना, उस पर तो क्रिया होवे करेगा, तो उसको साथियों हम बोलेंगे काइम। क्या बोलेंगे? काइम। अब पूरा इसको हटा देते हैं, एक पॉइंट लिख लेना, काइम। काइम क्या होता है? काइम साथियों होता है कि जो साथियों जो भोजन आपका, यानी कि जो बोलस समझ रहे हैं ना, बोलस क्या होता है? तो बोलस बनता कहाँ है? तो बोलने से बोलस मुंह में बनता है, भोजन में लार मिला दिए और दांत से छोटा छोटा कर वो बोलस बन गया। तो बोलस जो आया हमारा पेट में रहा, तो पेट में रहा भोजन, बोलस रहा, तो यहाँ पर क्या हो गया? अम्लीय माध्यम तैयार हुआ, क्योंकि अमाशय के पास क्या होता है? HCl होता है और पेप्सिन एंजाइम होता है। अभी बताएंगे कौन कौन सा एंजाइम होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो 4 से 5 घंटा रहा, 4 से 5 घंटा, इसका टाइम फिक्स नहीं है, आप समझिए 4 से 5 घंटा रहा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? काइम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? काइम बोल देंगे। समझ गए साथियों। और काइम का मतलब होता है आंशिक पाचन। काइम का मतलब होता है आंशिक पाचन, है ना, यानी कि आंशिक पाचन मतलब हो गया कि थोड़ा सा पचा यहाँ पर। आंशिक पाचन का मतलब क्या? थोड़ा सा यहाँ पर पचा हुआ, ठीक है ना। अब भोजन कहाँ जाएगा? अब भोजन कहाँ जाएगा? अब जाएगा सीधे छोटी आंत में। यहाँ पर देखिए, अब भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, अब ये अमाशय का ये पाइप जुटा था, इसको क्या बोले थे? पाइलोडिक बोले थे। अब ये देखिए अंदर से जुटा हुआ है। ये भ्रम में मत रहना कि अमाशय से डायरेक्ट ये बड़ी आंत में, ये जो मोटा पाइप दिख रहा है इसको बड़ी आंत बोलते हैं, इस पर भी आएंगे भी, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। तो इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता, पहले यानी कि तरेतर अंदर पाइप गया है छोटी आंत द्वारा। समझ गए ना। तो अब चलते हैं अपना जो लिखे हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में कुछ लिखे भी हैं, बाकी जो बोले हैं उसको भी लिख लेना, ठीक है ना। इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब जठर ग्रंथियाँ क्या होती है? वही जो अमाशय आपका कुछ इस तरह से
कुछ इस तरह से अमाशय था ना आपका, कुछ इस तरह से आपका अमाशय था। तो इसके अंदर साथियों जब आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो कुछ इस तरह के आपके क्या पाए जाते हैं, इसमें ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जालीनुमा जालीदार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथियाँ। और इसी जठर ग्रंथियों में अब ग्रंथि है तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ पदार्थ निकालेगा। तो इससे जो पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। तो बोलेगा जठर रस क्या होता है? तो कुछ नहीं है, जठर रस आपका अमाशय में पाया जाता है, जठर ग्रंथि में। समझ गए बात को ना? अब देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ये आपके अमाशय में पाई जाती है, जो पाचन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। ये जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। अब रस निकलता है तो मतलब क्या, वो पाचक रस होगा, जो कि भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है ना साथियों? अब देखते हैं कि जठर ग्रंथि से कौन कौन से पदार्थ निकल रहे हैं। यानी कि अब जो जठर ग्रंथि जो पाचक रस निकल रहा है ना, जिसको हम जठर रस बोल रहे हैं, तो बेसिकली जठर रस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। जठर रस एक चीज़ों से नहीं बनता है, जठर रस बहुत सारी चीज़ों से बनता है, एंजाइम से बनता है, HCl से बनता है, सबको मिश्रित रूप से आप कह सकते हैं कि वो जठर रस है। गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इसको। समझ गए ना बात को? देखते हैं कि जठर ग्रंथि से कौन कौन सा पदार्थ निकलता है। ठीक है ना? पहला तो आपका साथियों निकलता है HCl। क्या निकलता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी मैंने आपको नहीं बोला, अभी बोला कि नहीं, अमाशय में क्या निकलता है? अमाशय से HCl का स्रावन होता है। बेसिकली अमाशय में जो जठर ग्रंथि है उससे स्रावन होता है HCl का। ठीक है ना? अब ये HCl को स्रावन करने वाला, HCl को बनाने वाला एक आपका कोशिका होता है, जिसको बोलते हैं पेप्टिक कोशिका या चीफ कोशिका। ये आगे है तो मैं इसको पहले क्यों बता दूँ, आगे है। ठीक है ना? इसको भी मत लिखना, आगे ये है। ठीक है? तो अभी ध्यान रखना है कि जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला पदार्थ HCl है। दूसरा नंबर आपका कौन है? पेप्सिन एंजाइम है। एक मिनट, दूसरा कौन आपका है? पेप्सिन एंजाइम है। और तीसरा साथियों आपका श्लेष्मा है। ये क्या होते हैं? ये सारे साथियों आपके जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले पदार्थ है। कौन साथियों? पदार्थ है। कौन? HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। इन तीनों को अगर जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? जठर रस बन जाएगा, जो कि आपका जठर ग्रंथि होता है। समझ गए ना बात को कि नहीं समझे? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब देखिए HCl क्या करता है? ये भोजन को अम्लीय करता है। पहले ही बोल दिए थे, जो मुंह से भोजन जो है, यानी मुंह से जो बोलस आएगा, मुंह से जो बोलस आपका आएगा, किस में आएगा? आएगा अमाशय में। तो अमाशय में अम्ल है, HCl है, तो अब उसको क्या कर देगा? अम्लीय माध्यम कर देता है। क्या कर देता है? अम्लीय माध्यम कर देता है। और फिर अमाशय में पेप्सिन भी है। अमाशय में क्या पेप्सिन है? तो पेप्सिन साथियों एक प्रकार एंजाइम होता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब मान लीजिए दाल खाए होंगे, है ना, दूध खाए होंगे, तो उसमें प्रोटीन है ना, तो वो कहाँ पचेगा? मुंह में थोड़ी ना पचेगा, मुंह में नहीं पचेगा। तो मुंह में क्या पचेगा साथियों? आपका यहाँ पर प्रोटीन का पाचन आपका अमाशय से शुरू होगा। इस बात को ध्यान रखना। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इस पॉइंट को पहले आप इस चीज़ को लिखिए आप, है ना। ये देखिए अचानक से मेरे माइंड में आया, इसको लिखिए। अगर बोलेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को लिखिए। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखना है कहाँ से होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि सबसे पहले तो हम कहाँ देंगे? अरे सबसे पहले कहाँ रखेंगे भोजन? मुंह में ही रखेंगे। तो मुंह में क्या होता है? लार में होता है टैलिन एंजाइम। टैलिन एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। अब स्टार्च क्या? कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च को माल्टेज में तोड़ा, छोटा रूप किया स्टार्च का, तो थोड़ा सा पचना ही हुआ ना, क्योंकि पाचन का मतलब ही होता है बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है वो आपका मुंह में ही होता है। हालांकि जो भी पोषक तत्व खा रहे हैं सभी का पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में पूर्ण रूप से होगा, लेकिन स्टार्ट का बात हम कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का पचन स्टार्ट कहाँ से होगा? तो ये आपका होगा कहाँ साथियों? मुंह से होगा। अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन पचना कहाँ से स्टार्ट होगा? तो प्रोटीन पचना साथ स्टार्ट होता है आपका अमाशय से, क्योंकि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है? पेप्सिन एंजाइम पाया जा रहा है। अब मुंह में तो कोई ऐसा एंजाइम नहीं है, मुंह में तो कोई ऐसा एंजाइम नहीं है कि जो कि प्रोटीन को छोटा रूप में तोड़ दे, तो कोई नहीं, सिर्फ टैलिन है। तो टैलिन आपका पता है कि स्टार्च वाला है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का वो तोड़ने का काम करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अमाशय से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ही अमाशय में होता है। बात क्लियर है? अब श्लेष्मा का बात करें, अमाशय को HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। साथियों होता क्या है, अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो बहुत खतरनाक स्ट्रांग प्रबल अम्ल होता है, तो हमारे अमाशय का तो ये जला सकता है, अंदर है तो बिल्कुल आपका सोचना 100% गलत नहीं है, 200% आप सही है। लेकिन साथियों इससे सुरक्षा करता है हमारा श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है साथियों? जो श्लेष्मा आपका है, ये श्लेष्मा कोशिकाएं से निकलती है। श्लेष्मा आपका क्या करता है? HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? श्लेष्मा आपका HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर पूछ रहे कि हमारे अमाशय में HCl है, उससे सुरक्षा कौन करता है? HCl से श्लेष्मा करता है। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ से मैंने लिख लिया है कि जठर ग्रंथि में कुछ कोशिका पाई जाती है, उनको देखते हैं हम, है ना। कौन कौन सी कोशिका पाई जा रही है? पहला आपका पेप्टिक कोशिका, पहला क्या आपका पेप्टिक कोशिका, दूसरा पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, और तीसरा आपका तीसरा म्यूकस या गोबलेट्स, ये पाया जाएगा। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि पेप्टिक कोशिका, इसी का दूसरा नाम मुख्य कोशिका है, इससे किसका निर्माण होता है? ध्यान रखिए, यह पेप्सिनोजन एवं प्रोरेनिन का स्राव करती है। क्या करती है? पेप्सिनोजन एवं प्रोरेनिन का स्राव करती है। और पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, ये किसका स्राव करती है? तो ये आपका HCl का स्राव करता है। अभी मैंने बोला था ना आपको कि HCl का स्राव कौन करेगा? तो अब करेगा ऑक्जेंटिक सेल या पेरिटल सेल, दोनों ध्यान रखिएगा। और म्यूकस तो मैंने बता ही दिया कि म्यूकस का स्राव करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो बस ये आपको ध्यान रखना, इससे प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना साथियों। ये जो आपका एक बात ध्यान रखना, चलो आगे लिखे हैं तो इसको देख लेते हैं। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 2 से 5 के बीच। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 2 से 5। अब बताइए 2 से 5 अगर पीएच मान है तो बताइए क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है? इस बात को आंसर आप जो है कमेंट में करिएगा कि जठर रस का पीएच मान 2 से 5 होता है कि ये क्षारीय हुआ कि अम्लीय हुआ। आप पूरा इसको विश्लेषण जो है कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, मैं आपको आगे बोलने वाला था तो इसको लिखा ही था तो मैंने आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, पेप्सिनोजन जो एंजाइम है और प्रोरेनिन एंजाइम जो है, ये क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? अमाशय में। अमाशय में जो जठर ग्रंथि होते हैं, जठर ग्रंथि में जो जठर रस होते हैं, उसमें जो आपका पेप्टिक कोशिका होता है, उसी से इसका निर्माण होता है। अभी तो जस्ट लिखे हैं मेरे भाई, यहाँ देखिए आप लिखें कि नहीं? अरे लिखें कि नहीं? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन कौन स्रावन करता है? स्रावन मतलब हो गया कि निकालना, बनाना, एक तरह समझ, बनाएगा तभी तो निकालेगा। तो ये आपका पेप्टिक कोशिका या इसी का दूसरा नाम है मुख्य कोशिका। तो पेप्टिक कोशिका ये दोनों एंजाइम का निर्माण करती है, लेकिन निर्माण तो करती है लेकिन ये कोई काम का नहीं होता। यहाँ पर साथियों ये कुछ काम नहीं करती है। अब चूंकि ये दोनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करेंगे, जो पेप्टिक कोशिका और मुख्य कोशिका ने बनाया है इन दोनों को प्रोटीन का पाचन करने के लिए, लेकिन ये कर नहीं पाता है। इसको हेल्प करता है कौन? HCl। क्योंकि साथियों पेप्सिनोजन जो है ये असक्रिय है। क्या है? असक्रिय। अब असक्रिय मतलब इनएक्टिव है। क्या बोलेंगे? ये बच्चा सक्रिय है। सक्रिय मतलब पढ़ने में तेज तर्रार है, भूसगोल नहीं है। और जो इनएक्टिव है, असक्रिय है, तो उसको भाई सक्रिय होना पड़ेगा ना। तो सक्रिय का मतलब काम करने वाला, असक्रिय का मतलब इनएक्टिव, मतलब काम करने वाला नहीं है। तो इसको, इन दोनों को सक्रिय करता है HCl। समझ की बात को ना। तो HCl इन दोनों को सक्रिय करता है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पेप्सिनोजन को एक मिनट, पेप्सिनोजन पर जब HCl की क्रिया होती है तो ये किस में बदल जाता है? पेप्सिन में बदल जाता है। तो ये पेप्सिनोजन यहाँ पर जो है ये क्या आपका साथियों? इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव है। लेकिन जैसे HCl क्रिया हो गया तो ये बदल गया पेप्सिन में, अब ये एक्टिव हो गया, अब ये कार्य करेगा। अब पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। क्या कार्य? प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है ना। और फिर उसी तरह प्रोरेनिन, इस पर भी HCl क्रिया करेगा तो ये आपका रेनिन बन जाएगा, और रेनिन भी क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। समझ गए ना। यहाँ पर एक चीज़ हम लिखे हैं, रेनिन दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए पेप्सिन भी दोनों प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा, पेप्सिन रेनिन दोनों प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा, लेकिन पेप्सिन जो है वो जो नॉर्मल प्रोटीन होता है दाल में, दाल में और आपका जो भी मीट में, पनीर में जो प्रोटीन होता है वो सब का पाचन करेगा। लेकिन रेनिन जो आपका ये एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया है? आपको याद होगा केसिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया है? केसिन। तो इस केसिन का पाचन करता है कौन? रेनिन एंजाइम। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम आंतररस के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? आंतररस के बारे में। आंतररस का बोलेंगे सर, आंतररस यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं आप? देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। आंत्र मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं छोटी आंत का। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? छोटी आंत का बात कर रहे हैं। तो छोटी आंत जिसको हिंदी में क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत भी कहते हैं। तो साथियों मैं आपको इसका कुछ छोटी आंत का पार्ट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। छोटी आंत का पार्ट दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आप छोटी आंत का, इसमें छोटी आंत के जो पार्ट होते हैं उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको अमाशय का पार्ट बताया कि अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, उसी तरह छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का पार्ट नहीं है, तो आपको पार्ट नाम याद रहेंगे तो आप गलती नहीं कीजिएगा। तो देखिए ये आपका छोटी आंत है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लाल वाला और ये वाला कलर, थोड़ा अलग कलर दे देते हैं आपको, ठीक है ना, काला दे देते हैं। ये जो आपको ये वाला कलर दिख रहा है और ये वाला कलर, ये सारे क्या है? छोटी आंत के पार्ट हैं। पतले पतले से आपके धागे तरह होते हैं ना,
और जो आपका ये बड़ा पाइप है, जो क्या बोलते हैं इसको बड़ी आंत बोलते हैं। ये मोटा पाइप दिख रहा है आपको, ये बड़ी आंत हो गया। ये पतला पाइप जो अंदर है ये छोटी आंत हो गया, और ये मोटा पाइप दिख रहा है ये आपका बड़ी आंत हो गया। अब बोलेंगे सर इसका लंबाई किसका ज़्यादा होगा, तो ध्यान रखिएगा जो छोटी आंत है ना इसके अंदर, जो छोटी आंत है इसके अंदर, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। जो छोटी आंत साथियों, इसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर लंबाई की बात करें छोटी आंत की, तो लगभग 6 से 7 मीटर तक होती है। कितनी होती है साथियों, 6 से 7 मीटर तक साथियों यह आपका लंबा होता है, समझ गए ना। लेकिन अगर हम वही इसकी बात करें बड़ी आंत की बात करें, जो मोटा पाइप है, इसका लंबाई ज़्यादा नहीं, आपका 1.5 मीटर तक होता है। कितना होता है, 1.5 मीटर तक होता है। अब बोलेंगे सर छोटी आंत, इसका नाम छोटी आंत है तो फिर भी ये ज़्यादा लंबा है, बड़ी आंत नाम है तो ये छोटा कम लंबा है। तो बड़ी आंत भले है, इसका पाइप भले मोटा है, ये दिखने में आपको मोटा दिख रहा है, लेकिन जो छोटी आंत साथियों यहाँ लंबाई का बात हो रहा है मेरे भाई। लंबाई और मोटाई में अंतर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। लंबाई मतलब कोई पतला व्यक्ति है बहुत लंबा है ना, और जो आपका मोटा व्यक्ति है वो नाटा है, तो दोनों में अंतर है ना। तो लंबाई और मोटाई में अंतर होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर साथियों जो छोटी आंत होती है कितना लंबा होता है, 6 से 7 मीटर तक ये लंबा होता है। कितना होता है, 6 से 7 मीटर तक ये लंबा होता है। वही अगर इसकी बात करें तो बड़ी आंत आपका 1.5 मीटर तक लंबा होता है। लिखना चाहते तो सबको लिख सकते हैं, बाकी अभी तक तो नहीं देखे, शायद ये एग्जाम में आया है ना। लिखना चाहता आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने नोट्स में इसको नहीं लिखा है। अब मैं आपको क्या बताने वाला था कि छोटी आंत के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। एक होता है ड्यूडेनम, एक जेजुनम, एक इलियम। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ड्यूडेनम साथियों ये वाला पार्ट जहाँ पर पाइलोडिक पार्ट था ना, पाइलोडिक किसका पार्ट था, पाइलोडिक साथियों अमाशय का पार्ट था। यहाँ पर जो जुड़ा हुआ था ये अमाशय का पार्ट होगा, ये छोटी आंत का पार्ट हो गया। तो ये जो पाइलोडिक पार्ट था वहीं पर बगल में आपका ड्यूडेनम होता है। क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। और एक बात ध्यान रख लो, इस ड्यूडेनम को हिंदी में लिख देता है, लेकिन ज़्यादातर तो इंग्लिश ही आता है। इस ड्यूडेनम को हिंदी में ग्रहणी कहते हैं, इसको लिख लेना, पहले लिख लेना। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, एक ड्यूडेनम, एक जेजुनम, एक इलियम। ड्यूडेनम को हिंदी में क्या कहते हैं, हम ग्रहणी कहते हैं। क्या साथियों, ग्रहणी कहते हैं। बाकी और इसके बारे में ज़्यादा आप कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है ना। और बात करें फिर दूसरा आपका जेजुनम। जेजुनम देखिए यहाँ बीच में पाया था। ड्यूडेनम छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ड्यूडेनम क्या छोटी आंत सबसे ऊपर वाला पार्ट है, और ये जेजुनम बीच वाला पार्ट है। और जेजुनम को साथियों हिंदी में कहते हैं मध्यांतर, इसको लिख लो। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको मध्यांतर कहते हैं, मध्यांतर कहते हैं। और एक बच गया आपका, कौन बच गया, इलियम। इलियम को साथियों हिंदी में शेषांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषांतर। लिख लो इस पॉइंट को, शेषांतर कहते हैं। बस, और ज़्यादा इसके बारे में आपको ध्यान ही नहीं रखना है। क्या करना, ज़्यादा इसके बारे में आपको ध्यान ही नहीं रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं आता है। बस सिंपल यही आएगा कि आपका छोटी आंत के कौन कौन से भाग हैं वो आपको जो है ध्यान रखना। और अगर इसके बारे में और आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो कि ये जो आपका साथियों इलियम वाला पार्ट होता है, अगर आप गौर से भी देखो अच्छे से, तो इलियम साथियों आपका जो है ना, ये आपका क्या है, सबसे लंबा भाग। क्या साथियों, अंतिम भाग तो है ही, क्योंकि देखिए ना, सबसे पहले ड्यूडेनम हो गया, दूसरा जेजुनम हो गया। थोड़ा सा बोलने में अटपटा लगता है बात, ठीक है। इलियम आपका सबसे क्या है, लास्ट पार्ट है, अंतिम भाग है। और क्या आप साथियों ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग भी, जो आपको ये कलर दिख रहा है, अगर इसको खोलेंगे तो ये बहुत आपका लंबा दिखेगा, ठीक है ना। और ये जो आपका खुलता है ना साथियों, ये आपका खुलता है किसमें, ये खुलता है आपका सीकम में। अब सीकम क्या है, सीकम आपका साथियों बड़ी आंत का पार्ट है। किसका पार्ट साथियों, बड़ी आंत का पार्ट है, ठीक है ना। उसको भी हम अच्छे से देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए, इतना बस आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब इस छोटी आंत में साथियों, इस छोटी आंत में अब मैं पूरा हटाता हूँ, पूरा आप समझ गए हैं। इस छोटी आंत में साथियों क्या होता है ना, इसी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसी छोटी आंत में क्या होगा, भोजन का पूर्ण पाचन होगा। चाहे कुछ भी खाए हो, कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, वसा खाए हैं, प्रोटीन खाए हैं, खनिज लवण खाएं, विटामिन खाएं, सब चीज़ का पाचन कहाँ होगा, फाइनली आपका होगा छोटी आंत में ही। तो पूछता है कि भोजन का पाचन संपूर्ण कहाँ होगा, तो आपका छोटी आंत में होगा। कहाँ होगा साथियों, छोटी आंत में होगा। उम्मीद है कि इतना चीज़ आप समझ लेंगे, ठीक है ना। और भी आगे समझेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते जो हम लिखे हैं। हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गए, इसमें जो आपका रस पाए थे उसको बोलते हैं आंत रस। क्या बोलते साथियों, उसको आंत रस बोलते हैं। और इस आंत रस में क्या पाए थे, विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए थे जो कि पूछते हैं। तो उस एंजाइम को मैं आपको लिखा हूँ, उसको देखते हैं। तो ये सारे एंजाइम आपको जो याद रखना है और उसके कार्य भी आपको याद रखने हैं। तो आंत रस में क्या होता है, आंत रस में आपके, अच्छा ये तो पता चल गया कि छोटी आंत में भोजन कब आएगा, अमाशय से आएगा। कहाँ से आएगा, अमाशय से आएगा। तो आंत रस में एंजाइम होते हैं, सुक्रेज एंजाइम होते हैं, माल्टेज एंजाइम होते हैं, लैक्टेज एंजाइम होते हैं, एरेप्सिन एंजाइम होते हैं और लाइपेज एंजाइम होते हैं। सुक्रेज का कार्य क्या है, सुक्रोज का पाचन करेगा। माल्टेज का कार्य क्या है, माल्टोज का पाचन करेगा। लैक्टेज का कार्य क्या है, लैक्टोज का पचाना।
लैक्टोज आपको पता है दूध में पाया जाता है, एक प्रकार का शर्करा है। एरेप्सिन ये पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलेगा, और लाइपेज आपको वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलेगा। फाइनली हमारा पूरा पाचन होगा। क्योंकि साथियों जो कि आपका जो क्या बोलते हैं प्रोटीन का मैंने बताया था कि छोटा रूप क्या अमीनो अम्ल है, और वसा का छोटा रूप वसीय अम्ल है। समझ गए ना बात को। तो अब थोड़ा हम कुछ और बताना चाह रहे थे। हाँ, अब देख लेते हैं कि छोटी आंत में आखिर भोजन जो है ये सारे एंजाइम कहाँ कहाँ से आता है। एक चीज़ और देखते हैं ना, थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक और चीज़ बताता हूँ। यकृत के बारे में देख लेते हैं। यकृत का चित्र कहाँ होता है ये भी दिखाऊंगा। यह पित्त रस का श्रवण करता है। ध्यान रखना, यकृत का क्या कार्य है, पित्त रस का श्रावण करता है। किसका श्रावण करता है, पित्त रस का श्रावण करता है। ये बात को ध्यान है। यानी पित्त रस कौन निकालता है, तो आपका यकृत निकालता है। यकृत को साथियों जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगर भी लिख लेना। इंग्लिश में लीवर कहते हैं, ठीक है, दोनों लिख लेना, सब जो जो बोले सब लिख लेना। और ये बात ध्यान रखना कि जो पित्त रस जो निकलता है यकृत से, ये पित्त रस पता है कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय साथियों इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये आपका जमा हो जाता है पित्ताशय। अभी चित्र में भी दिखाऊंगा, चिंता मत करें, ठीक है ना। यकृत का मैं आप चित्र आपको लगा दूंगा अभी, ठीक है ना। और क्या इसके बारे में मैंने लिखा है, पित्त रस होता क्या है, ये आपका लवणीय होता है। क्या होता है, लवणीय होता है। और भी पॉइंट शायद मैंने लिखा था इसके बारे में, नहीं आया क्या, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैं और यहाँ पर एक कुछ और पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो पित्तरस होता है साथियों, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है हरा पीला। लिख लो, पित्तरस का कलर कैसा होता है, हरा पीला होता है। किसका होता है, हरा पीला। अब यहाँ सवाल पूछता है कि हरा पीला किसके कारण, आपको पता होना चाहिए। कोई भी रंग किसी का कारण है, कोई भी रंग है तो उसके पीछे किसका कारण है, किसका हाथ है, वर्णक का, पिगमेंट का। कोई भी कलर है तो उसके पीछे किसका हाथ है, वर्णक, यानी जिसको पिगमेंट बोलते हैं। तो पूछता है कि हरा कलर जो होता है ये किस कारण होता है, तो ध्यान रखना हरा कलर होता है बिलीबर्डिन, एक वर्णक होता है, उसके कारण हरा कलर होता है बिलीबर्डिन। इसको लिखना, बिलीबर्डिन। पित्तरस का कलर होता कैसा है, तो होता है हरा पीला। कैसा होता है, हरा पीला। तो हरा किसके कारण, बिलीबर्डिन कारण, और पीला किसके कारण, बिलीरुबिन। इसको लिख लीजिए ना, बिलीरुबिन। ये दोनों क्या है, पिगमेंट है, वर्णक। पिगमेंट मतलब जो किसी भी पदार्थ को रंग प्रदान करे उसे पिगमेंट कहेंगे। समझ गए ना बात को। चलिए, तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। और यही पॉइंट साथ हमने लिखे थे, जो कि लिखे थे लेकिन पीडीएफ में लगता नहीं आया, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक समझ चुके हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं, फिर हम आपको मजा आएगा, जो मैं आपको बोला था छोटे हाथ में। अब साथियों अग्नाशय होता है, अग्नाशय रस में भी एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम है ना। देखिए एमाइलेज एंजाइम, एक और चीज़ था टाइलिन जो था आपका, उसको हम एमाइलेज भी बोल रहे थे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। वो टाइलिन एंजाइम अलग है और यहाँ पर एमाइलेज अलग है, उसको भी एमाइलेज ही बोल रहे थे, तो आपको ध्यान रखना। एक एमाइलेज आपका अग्नाशय से भी निकलता है। और क्या साथियों, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम ये भी कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। लाइपेज एंजाइम ये कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। और इधर देखने से पहले चलते हैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यकृत से और अग्नाशय से जो रसें हैं वो आपके छोटी आंत में गिरती है, जिससे कि भोजन का संपूर्ण पाचन साथियों छोटी आंत में होता है। देखिएगा आखिर फंक्शन था क्या, फंक्शन क्या था, ये फंक्शन तो आपको बहुत अच्छे से पता है। फंक्शन तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि होता क्या है कि भोजन, सबसे पहले भोजन का गति कैसे होता है। सबसे पहले मुंह में जाएगा, मुंह से फिर अमाशय से, सॉरी मुंह से ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद सीधे कहाँ जाता है, ग्रास नली के बाद सीधे जाता है अमाशय में, और अमाशय के बाद छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद जाता है बड़ी आंत में। लेकिन छोटी आंत में 99% क्रिया हो जाता है भोजन के पाचन का। बाकी जो पानी वगैरह है, पानी वगैरह जो पीते हैं उसका पाचन कहाँ होता है, यानी उसका अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं कि प्रोसेस होता कैसे, जो आपका चरण प्रक्रिया है भोजन का गति करने का वो कैसे है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर जो है ये देखिए, ये जो साथियों आपका है लाल वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसे लाल वाले पार्ट को बोलते हैं लीवर यानी यकृत बोलते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इससे क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है, जिसको बाइल जूस भी कहते हैं। कलर कैसा होता है, हरा पीला होता है। कैसा होता है, हरा पीला। और हरा पीला कलर किस वर्णक के कारण होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो होता क्या साथियों, जब भोजन हमारा अमाशय से छोटी आंत में आ जाएगा, ध्यान से सुनना बात को, जब भोजन हमारा अमाशय से छोटी आंत में आ जाएगा, ये छोटी आंत है, यहाँ पर चित्र थोड़ा सा अलग दिखाया गया लेकिन कोई बात नहीं, समझिए आप ध्यान से, ठीक है। छोटी आंत में आ जाएगा, तो छोटी आंत में आने के बाद क्या है कि आपका जो यकृत है ना, ये यकृत, इससे निकलेगा पित्तरस। तो इससे एक पाइप के माध्यम से, इसके लिए अलग से पाइप होता है, इसके लिए क्या होता है, पाइप होता है। क्योंकि साथियों जो आपका यकृत होता है ना, वो आपका क्या होता है, एक ग्रंथि है। यकृत क्या प्रकार की ग्रंथि है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है आंतरिक रूप से। यकृत आपका आंतरिक रूप से सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। और कैसी ग्रंथि होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। और बाह्य स्रावी ग्रंथि का मतलब होता है जो कि एंजाइम का निर्माण करे। समझ गए ना बात को।
तो इस बाह्यस्रावी ग्रंथि के लिए अलग से पाइप की जरूरत होती है। तो यकृत से हमारा पित्त रस एक पाइप के माध्यम से वो पित्त रस कहाँ गिरता है, ये गिरता है डायरेक्ट छोटी आंत में। कहाँ गिरता है, छोटी आंत में। अब देखिए ये जो पित्त रस होता है ना, इसका कार्य क्या है, जो भी हम फैट खाए हैं, वसा खाए, जैसे घी खा लिए है ना, घी खा लिए या तेल खा लिए, तो इन सब में क्या होता है, वसा होता है। और वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, यानी वसा के जो जटिल अणु होते हैं, उसको पचाना इतना आसान नहीं है, तो उसको तोड़ने वाला कोई चाहिए। तो वसा के बड़े बड़े बूंद के गोलियों को छोटे छोटे में कौन तोड़ता है, ये आपका पित्त रस तोड़ता है। कौन तोड़ता है, पित्त रस तोड़ता है। और जब वसा आपका छोटी आंत में आ गया, अब चूंकि भोजन खाएं तो पूरा सब फाइनल कहाँ जाएगा, छोटी आंत में आ चुका है। अब इससे पित्त रस इसमें गिरेगा। और ये जो अग्नाशय ये दिख रहा है आपको, अग्नाशय आपको दिख रहा है कि नहीं है, ये अग्नाशय दिख रहा है कि नहीं, देखिए पेंक्रियाज, ये आपका अमाशय के थोड़ा सा, अमाशय के कह सकते हैं कि बाई साइड होता है, बाएं साइड। अग्नाशय कहाँ होता है, पेंक्रियाज, ये आपका पेट के बाएं साइड होता है। ये आपको दिख रहा था, पत्ते के जैसा संरचना इसका होता है। अग्नाशय की संरचना कैसे होता है, पत्ते के जैसा। और इससे भी क्या निकलता है, अग्नाशय रस, वो भी कहाँ गिरेंगे, छोटी आंत में। तो फाइनली मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे भोजन छोटी आंत में आ जाएगा, चाहे भोजन जो भी खाएं हैं, वसा वाला भोजन खाएं हैं, प्रोटीन वाला खाएं हैं, खनिज लवण वाला खाएं हैं, विटामिन वाला खाएं हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला खाएं हैं, जब ये छोटी आंत में आ जाएगा तो आपका यकृत क्या निकलेगा, पित्त रस कहाँ गिराएगा, छोटी आंत में। अग्नाशय क्या निकलेगा, अग्नाशय रस कहाँ गिराएगा, छोटी आंत में। जब साथियों ये पूरा दोनों का रस गिर जाता है तो भोजन यहाँ पर लगभग पच जाता है। जितने भी भोजन के छोटे रूप होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप क्या है, ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप ग्लूकोज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। वसा का छोटा रूप क्या है, वसी अम्ल, वो आपको छोटे रूप में देखने को मिल जाएगा। प्रोटीन का छोटा रूप क्या है, अमीनो अम्ल, वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी विटामिन, खनिज लवण तो इतने छोटे होते हैं वो तो ऐसे ही पच जाते हैं, ठीक है ना। उसको पचाने के लिए इसके लिए अलग से एंजाइम वगैरह की जरूरत नहीं होती है, समझ गए ना। तो वही मैं आपको बोल रहा था, पूछे कि यकृत से क्या निकलता है, पित्त रस कहाँ गिरता है, तो ये गिरता है आपका, कहाँ गिरता है, ये गिरता है आपका छोटी आंत में। कहाँ गिरता है, छोटी आंत में। अग्नाशय रस निकलता है, कहाँ गिरता है, ये गिरता है आपका छोटी आंत में गिरता है। समझ गए ना बात को। चलिए, चूँकि जो आपका पित्त रस जो यकृत से निकल रहा, अब चूँकि भोजन अम्लीय था, अम्लीय कहाँ से था, अमाशय में आया था ना पहले, तब ना अमाशय से छोटी आंत में आया, तो अमाशय में अम्लीय हो गया था, बिकॉज HCl था उसमें। अब जैसे अम्लीय माध्यम वाला भोजन यहाँ आता है, तो जैसे ही आपका पित्त रस गिरता है ना, और जो अग्नाशय रस मिलता है, ये सब क्या कर देता है, उसको क्षारीय कर देते हैं। क्या करते हैं, क्षारीय कर देते हैं। समझ गए ना। तो अब चलते हैं अपन वहाँ पर। तो यहाँ तक तो समझ ही गए यकृत के बारे में, मैंने आपको बता दिया। यकृत से क्या निकलता है, पित्त रस, जो कि क्या कार्य करता है, जो वसा की जो वसा हम खाते हैं वो कहाँ चला गया है, चला गया छोटी आंत में। अब चूंकि वसा की गोलियाँ बड़ी होती है, यानी इसके जो गोलियाँ मतलब हो गया, इसके अणु की बात कर रहे हैं। अब इसको छोटे रूप में तोड़ना है, तो छोटे रूप में कौन तोड़ता है, ये तोड़ता है पित्त रस। क्या तोड़ता है, पित्त रस। और इस क्रिया को कहते हैं इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण, हिंदी में पाइसीकरण कहते हैं। तो पूछता है कि पाइसीकरण क्या होता है। पाइसीकरण कुछ भी नहीं होता, पित्त रस के द्वारा वसा के बड़े गोले को छोटे गोलों में तोड़ना, यानी कि वसा के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही इमल्सीकरण या पाइसीकरण कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान करना है, ठीक है ना। और पित्त रस का कार्य क्या है, जो अमाशय में आने के बाद भोजन अम्लीय हो गया था, उसको क्षारीय करता है छोटी आंत में आकर। कौन, आपका पित्त रस। समझ गए ना। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि वसा की बड़ी गोली, यानी कि वसा के जो जटिल अणु होते हैं उसको सरल अणु में तोड़ने का कार्य कौन करता है, पित्त रस करता है। और यह क्रिया पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाती है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप जो अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब साथियों, जब छोटी आंत में पूरा भोजन का पाचन हो गया, अब होगा क्या, अवशोषण होगा। अब क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण का मतलब क्या होगा कि भोजन से जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व तो उसको सोखना और सभी कोशिकाओं तक भेजना, ताकि कोशिकाओं में ऊर्जा मिल सके, वृद्धि कर सके, अंग विकास कर सके। समझ के बात को ना। तो अवशोषण का कार्य जो है ये भी आपका छोटी आंत में ही होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब अवशोषण के कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार का छोटी आंत में अंग पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम साथियों कहते हैं विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई। क्या कहते हैं, विलाई, या इसको विलाई कहते हैं, या इसको आप कह सकते हैं दीर्घ रोम। मैंने यहाँ पर देखा, आपको लिख भी दिया, आई थिंक लिखा है या नहीं लिखा, हाँ लिख दिया। छोटी आंत में दीर्घ रोम होता है, ये उंगुलीनुमा संरचना होती है। ये क्या होती है, इस तरह से उंगुलीनुमा संरचना होती है छोटी आंत में, जो पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। तो सिंपल प्रश्न इसमें यह आता है कि छोटी आंत में अवशोषण का कार्य कौन करता है, तो विलाई करती है। कौन करती है, विलाई करती है। और ये कैसा होता है, उंगुलीनुमा संरचना होता है, दीर्घ रोम जैसा होता है। कैसा होता है, दीर्घ रोम जैसा, जो कि अवशोषण का कार्य करता है। समझ गए नहीं बात को, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, छोटी आंत वाला जो लगभग पार्ट हमने देख ही लिया। तो अब क्या करते हैं साथियों, अब हम करते हैं बड़ी आंत को थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए, जो भी पार्ट छोटी आंत में बच गया, जैसे पानी, आपका पानी का पाचन आपका छोटी आंत में नहीं होगा,
पानी पचता नहीं है, बेसिकली पानी को अवशोषित किया जाता है। तो अवशोषित कर ले तो उसको हम पचने वाले माध्यम में बोल रहे हैं कि पानी का पाचन या पानी का अवशोषण एक ही बात है। तो पानी का पाचन साथियों का होगा बड़ी आंत में होगा। आपका जो भोजन हमारा बचेगा, जो भोजन हमारा नहीं पच पाया, वो सारा कहाँ जाएगा साथियों, बड़ी आंत में आ जाता है, और बड़ी आंत के माध्यम से आपका वो क्या है, रेक्टम में एकत्र हो जाता है। अब रेक्टम क्या, चलो पहले देख लेते हैं कि बड़ी आंत, इसका चित्र देख लेते हैं। जिस तरह से हमने छोटी आंत का देखा, उसका भी 3 पार्ट होता था, तो बड़ी आंत का भी 3 पार्ट होता है। इसको भी देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये आपका छोटी आंत है, मैंने आपको बताया था, ये आपका छोटी आंत है, और ये जो मोटा पाइप दिख रहा है ये आपका बड़ी आंत है। इसमें इसका पार्ट का नाम नहीं दिखाया गया, चलो यहाँ पर ये रहा इसका पार्ट का नाम, ठीक है ना। यहाँ भी आप देख लीजिए, इंग्लिश में इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। मेजर वर्क इसका क्या है, जल का अवशोषण यहीं पर होता है। जल का अवशोषण पूछेगा कि हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो साथियों बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है, बड़ी आंत। इसको हिंदी में बृहदांत बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। बृहदांत या बड़ी आंत, ज़्यादातर तो बड़ी आंत ही लिखा रहता है, लेकिन कहीं कहीं लिखा है, तो इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है ना। तो साथियों बड़ी आंत है, ये आपका क्या हो जाएगा, बताइए। आहार नाल का क्या हो जाएगा, ये आपका अंतिम भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अंतिम भाग। बाकी मैंने इसका लंबाई आपको बता ही दिया था, कितना होता है, लगभग ये 1.5 मीटर लंबा लगभग होता है, और आपका छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबा होता है। अच्छा, लेकिन अगर व्यास पूछेगा, व्यास किसका ज़्यादा होगा, तो भाई जो मोटा है वही ना व्यास होगा जी, क्योंकि मोटाई का मतलब होगा कि व्यास का मात्रा ज़्यादा हो गया, व्यास ज़्यादा हो गया। तो व्यास साथियों जो हमारा बड़ी आंत का ही ज़्यादा होगा। एक मोटा पाइप लीजिए और एक पतला पाइप लीजिए, किसका व्यास ज़्यादा होगा, तो बोलेंगे सर मोटा पाइप का ज़्यादा व्यास होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये मोटा पाइप होता है, जिसका व्यास ज़्यादा होगा, भले लंबाई इसकी कम हो। तो ठीक है ना, यह बात आपको क्या करना, ध्यान रखना। यहाँ पर साथियों क्या होगा, ये बड़ी आंत का कार्य क्या है, पूरे का कार्य बता रहे हैं। इसका कार्य साथियों है, ये आपका जो पचा हुआ शेष भोजन है ना, उसमें इसका जल का अवशोषण हो जाएगा। जो जल बचा है उसका जल का अवशोषण हो जाएगा। और जो अपच भोजन है, जो भोजन नहीं बच पाया है, वो जो इसका नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रेक्टम। यहाँ पर जमा हो जाता है और वो गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसके पार्ट जरा देख लेते हैं, पार्ट ठीक है। इसका ये वाला जो पार्ट है साथियों, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बेकार अंग है ये, ठीक है ना। सबसे क्या ये बेकार अंग है, इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। तो ये साथियों क्या है, शरीर का अवशेषी अंग है। क्या है, अवशेषी अंग, लिख लीजिए इसको। बोलेगा मानव शरीर का अवशेषी अंग बता दीजिए, वेस्टिजियल ऑर्गन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अवशेषी अंग का पता है मतलब क्या होगा, अरे अवशेषी अंग का पता है मतलब क्या होगा, ऐसा अंग जो कि हमको जरूरत ही नहीं है, इसका कोई काम है शरीर में, बिन फालतू की हमारे शरीर में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। आपने सुना है कभी कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन, सुने होंगे, जरूर सुनेंगे, अपेंडिक्स की मात्रा बढ़ जाती है और दर्द देने लगता है, दर्द होने लगता है ना, पेन। तो वही आपका ये अपेंडिक्स है। ज़्यादा हरा सब्जी खाने से ना कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज की मात्रा बढ़ने से अपेंडिक्स की मात्रा बढ़ जाती है। समझ गए ना बात को। तो बाद में हमें क्या करना पड़ता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। जैसे बंदरों वगैरह में इसका कार्य क्या है, इसका कार्य उसका क्या बोलते हैं, उसको डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन मानव शरीर में इसका कोई कार्य नहीं, इसलिए इसको अवशेषी अंग कहते हैं। परिशेषिका भी हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिशेषिका, इंग्लिश में वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है अपेंडिक्स ये किससे जुड़ा होता है, सीकम। पहले तो ध्यान रख लो कि 3 पार्ट, पहला पार्ट सीकम हो गया, और दूसरा कोलोन हो गया, और तीसरा इसका रेक्टम हो गया। ये तीनों किसके पार्ट हो गए, तो ये तीनों पार्ट हो गए बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बृहदांत के। छोटी आंत के 3 पार्ट कौन कौन थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसी तरह आपके बड़ी आंत के 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, पहला सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा आपका रेक्टम। ये तीनों पार्ट किसके हो गए, ये तीनों पार्ट आपके बड़ी आंत के होंगे। और ये अपेंडिक्स किससे जुड़ा रहता है, सीकम जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, सीकम से जुड़ा रहता है। क्या आप हमें ये एक बात बता सकते हैं, यहीं पर साथियों, जिससे इसमें हम छोटी आंत इस तरह से बना देंगे, तो यहाँ पर छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन था, अरे लंबा भाग कौन था, तो बोलेंगे सर इलियम था। इलियम जुड़ा रहता है आपका अपेंडिक्स से, यहीं पर तो था ना, नज़दीक ही तो था। इलियम खुलता आपका अपेंडिक्स में, समझ गए ना। अभी तो मैंने जस्ट पहले आपको कुछ देर पहले बताया था इलियम के बारे में, ठीक है ना। तो बस आपको इतना ध्यान रखना, इसी में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और जो भोजन नहीं पचता है वो आपके बड़ी आंत में, जो रेक्टम दिख रहा है, रेक्टम दिख रहा है, इसको हिंदी में मलाशय कहते हैं। रेक्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, मलाशय। तो वो मलाशय साथ यहाँ जमा हो जाता है और गुदा द्वार के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना ही आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ध्यान रखना, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और भी कुछ लिखे हैं क्या, इसको भी देख लेते हैं क्या हमने लिखा है। इस भाग में पचे हुए भोजन का तथा जल का अवशोषण होता है, और साथ ही अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। मैंने आपको बोल ही दिया, ठीक है ना। जो भोजन नहीं पच पाए उसको बाहर निकाला जाता है। गुदा द्वार, जिसको एनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनस, मैंने आपको दिखाई दिया। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा, मतलब जो बेकार पदार्थ है उसको निपटारा करता है। तो इस तरह साथियों जो पाचन तंत्र था पूरा हमने आपको खत्म कर दिया, ठीक है ना। बाकी इसके जब
क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी नहीं करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाद में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और 90% तो ऐसे ही क्लियर होगा, बाकी 10% जो है 10% आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्लियर होगा। समझ गए ना बात को, क्योंकि क्वेश्चन में देखेंगे उसमें कौन कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया तो उसको हम वहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए चिंता नहीं करना, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी नेक्स्ट जो हमारा आएगा, नेक्स्ट जो आएगा हमारा क्लास वो कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ही वीडियो में उसको हम खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।